Hi, in this video we will discuss about electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हमने एक लिखा हुआ है एरिया वेक्टर. हाँ, एरिया वेक्टर हमें पहले समझना पड़ेगा. मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं. हाँ, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किस्सा था. सर, जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किस्सा था तो ये डब्बा डब्बी क्या बने हैं? बेटा, इसी से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की. एरिया वेक्टर, एरिया इज ए वेक्टर. अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंथ और विड्थ के जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है. यदि हमारे पास कोई एरिया वेक्टर ये है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी. इसे हम ए वेक्टर बोलेंगे. परंतु यदि हमारा ऑब्जर्वेशन फील्ड ये है तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी. ये आउटवर्ड है हमारे लिए. तो हम उस एरिया के, जैसे हम बोर्ड के सामने खड़े हुए, ये एरिया वेक्टर इस तरफ आने वाला है. कोई दीवार के उस तरफ जाएगा तो एरिया वेक्टर उस तरफ आने वाला है. तो एरिया वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने ये बना के रखा था, वो 3D बनाने की कोशिश की है, हंसने की जरूरत नहीं है, 3D है. यहां पे कोई लाइन ऑफ फोर्स आ रही हैं. ये ई फील्ड है जिसकी लाइन ऑफ फोर्स ये है. तो ये इसका एरिया वेक्टर, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर, देखिए 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 देखिए, ये रखिए, ये है वो, ये बिल्कुल ऐसे और ये ऐसे. देखिए, ये ऐसी है और ये बिल्कुल 90 के डिग्री का एंगल बनाया है ये. तो फैक्ट है, इसका एरिया वेक्टर तो ये होगा ही, 180 का एंगल बन रहा है. परंतु जब लाइन ऑफ फोर्स यहां निकल रही है तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड ये एरिया वेक्टर है. तो ये वाला एंगल होगा इस फील्ड के साथ. अब ये तो हमारा एरिया वेक्टर है. तो फिर से मैं बताऊं, लेंथ ऑफ विड्थ के जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये बर्ड याद रखना, आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये हमारी तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ हो गया. हमें बाहर की तरफ ही एरिया वेक्टर हमेशा लेना है. तो अब एरिया वेक्टर के बाद एक और छोटी सी चीज हम यहां पे क्लियर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और वो है सॉलिड एंगल. एंगल की डेफिनेशन क्या होती है बताइए जरा. सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है? पहले एंगल की डेफिनेशन बताइए. एंगल मतलब आर्क अपान रेडियस, डेविएशन बिटवीन टू लाइंस, ये एंगल. सॉलिड एंगल की बहुत अच्छी डेफिनेशन जो तुम्हें प्रैक्टिकली बहुत यूज होगी. हाँ, एंगल ड्यू टू एन एरिया एट ए पॉइंट. किसी पॉइंट पे कोई एरिया जितना एंगल बनाता है उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं. और सॉलिड एंगल को हम कहां से डिनोट करते हैं? ओमेगा. चलो हम फिजिक्स पढ़े ना, आज इंटीग्रेशन का एक नया फार्मूला बताते हैं. देखिए जरा, सॉलिड एंगल आपको क्लियर है, सॉलिड एंगल क्लियर है, तो जरा हम ये ले लिया. आपको पता है कि पूरा सब कुछ कैलकुलेशन तो हमारे बस की बात है ही नहीं, हम तो छोटा सा कैलकुलेशन ही कर पाते हैं. तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लिया. ये छोटा सा एरिया हमने डीएस ले लिया, पूरा एरिया एस था, और ये है हमारे पास पॉइंट जिस पे हमें सॉलिड एंगल इस डीएस के कारण निकालना है, और वो हो जाएगा डी ओमेगा. तो पूरे के कारण ओमेगा होगा तो छोटे के कारण डी ओमेगा होगा. डी ओमेगा हो जाएगा तो हम इस पॉइंट से इसे मिला दें तो ये वाली डिस्टेंस हो गई आर, मिडिल पॉइंट से, और ये इसे आगे बढ़ाते चले जाएं, और इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड, ये एरिया वेक्टर है, डीएस वेक्टर, ये वाला एंगल होगा थीटा. आपको मालूम है कि ये लाइन और दूर मिले तो छोटा एंगल हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो एंगल कम होता चला जाएगा. तो डी ओमेगा किस पे डिपेंड करेगा? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस. सबसे पहले डी एस ये बड़ा होगा तो डी ओमेगा भी बड़ा हो जाएगा. अच्छा, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो यहां कॉस थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द एरिया, और अपान आर स्क्वायर. क्योंकि आर बढ़ेगा
तो ये भी कम होगा। ये डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। अब हमें ओमेगा चाहिए। ओमेगा चाहिए तो उस पूरे क्लोज सरफेस में डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कर दें, तो ये आपका हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। सर्कल अपने सेंटर के साथ कितने का एंगल बनाता है? 360 का, यानी 2 पाई। स्फीयर अपने सेंटर के साथ कितने का एंगल बनाता है? स्फीयर मतलब बेटा 2 सर्किल होते हैं, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये दोनों सर्किल पूरा 3D एरिया कवर कर लेते हैं। तो स्फीयर अपने सेंटर के साथ 4 पाई यानी 720 का एंगल बनाता है, क्योंकि वो 2 सर्किल से मिलके बनते हैं। तो अब स्फीयर 3D है तो ये रूम भी 3D है। तो क्या एक बात बताइए भैया कि ये हमारे पास कोई एंगल थीटा था, ये यहां से यहां तक यदि हम इसे ऐसा ऐसा कर दें तो इस एंगल पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। एंगल तो इनका सेपरेशन देता है ना। इससे हमने यहां पे झूम बराबर झूम सरा भी कर दी तो कोई अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच डेविएशन है। तो भैया स्फीयर यदि अपने सेंटर के साथ 720 यानी 4 पाई का एंगल बनाता है तो ये कमरा भी तो 3D है। ये भी अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे हमेशा 4 पाई का एंगल बनाएगा, हमेशा 4 पाई का एंगल बनाएगा। वो है ना, चैन से सोना है तो जाग जाइए। अच्छा जागनी है तो फिर चैन से काय के लिए सोना? क्या बात करते हैं यार। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पूरा सरफेस ये वाला जो एंगल होगा डी ओमेगा मतलब ओमेगा हो जाएगा, और ये हमेशा क्या हो जाएगा? 4 पाई। आपको इंटीग्रेशन के मैथ्स वालों सुन लो, मैथ्स के लिए आपके पास एक नया फार्मूला जो कि मैथ्स में है ही नहीं, डी एस कॉस थीटा पान आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। परंतु कंडीशन है कि पॉइंट कहां है? पॉइंट इनसाइड द सरफेस, उस सरफेस के अंदर पॉइंट है। तो ये हमेशा कितना आ जाता है? 4 पाई। एक चीज समझ गए, एरिया वेक्टर आप लोग समझ गए, सॉलिड एंगल समझ गए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यानी कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे वाह, बड़े धूमधाम से आ रहा है ये। तो हम यहां पे बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होता है, यानी ये इसको यदि हम यहां पे बोलेंगे तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होता है। कौन सी लाइन ऑफ फोर्स होती हैं? जो उस सरफेस से नॉर्मली पास होती हैं। क्यों? जो एबनॉर्मली पास होती हैं वो नहीं, वो भी होती हैं। नॉर्मली एक आइडियल कंडीशन है कि परपेंडिकुलर यानी इसमें जाती हैं। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स passes normally through the surface is called इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो नंबर जो किसी भी सरफेस से पास होता है, नॉर्मली तो एक आइडियल कंडीशन है, उसे नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये बात ठीक है यार। तो नंबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर है। तो नंबर है तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ये 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। ये आपके एप्लीकेशन मोड के लिए है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, कौन कौन से 2 वेक्टर होते हैं? तो लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस वजह से होती है? फ्री फील्ड के कारण। तो एक हो गया हमारे पास ई वेक्टर, और दूसरा वर्ड यूज किया था ना नॉर्मली। तो दूसरा आ जाएगा एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये होता है सरफेस, परंतु इसका वेक्टर। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो गया? फाई इज इक्वल टू हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, फील्ड स्ट्रेंथ एंड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस। ये सरफेस एरिया ऑफ सरफेस। तो सरफेस एरिया तो वेक्टर होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस हो गया न्यूटन पर कूलम
इंटू मीटर स्क्वायर, और स्केलर प्रोडक्ट होता है तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। चूंकि एरिया वेक्टर है तो थीटा, कंफ्यूज मत होना, मैं चैलेंज देता हूं कि कंफ्यूज हो जाओगे, कि थीटा है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और इन दोनों के बीच में ये थीटा एंगल होता है। देखिए अब हम यहां पे इसके दो केस में पढ़ते हैं। तो फाई इज इक्वल टू वी एस कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, यानी एरिया से नहीं है, ये एरिया वेक्टर से है। तो अभी आप देखिए जरा नंबर केस फर्स्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट केस 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 फर्स्ट, व्हेन सरफेस पैरेलल फ्रॉम फील्ड, फील्ड के सरफेस पैरेलल है। ये तो हो गया आपका फील्ड ई, और ये हो गया आपका सरफेस, ये ई के पैरेलल है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, हमने एस लिखा तो एस वेक्टर लिख दिया, नहीं तो ये वेक्टर भी लिख सकते हैं। एस का मतलब सरफेस एरिया होता है पूरा, हाँ समझ लो, ज्ञान ले लो ये बात। अब देखिए ना, ई और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर से समझा आपने, उस सरफेस से नहीं लिया है, ये सरफेस है, ये फील्ड है, सरफेस का वेक्टर लेना पड़ेगा, वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल होगा तो 90 डिग्री, तो सरफेस पैरेलल होता है तो एंगल 90 होता है, क्योंकि पैरेलल होता है तो उसका वेक्टर तो उससे परपेंडिकुलर ही होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90, ये वाला फार्मूला निकालें तो फाई ई इज इक्वल टू ई एस, इसका सरफेस एरिया एस मान लेते हैं, cos 90 तो जीरो होता है, तो ये जीरो। जब भी कोई सरफेस किसी फील्ड के पैरेलल हो जाता है तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स जीरो होता है, और किसी भी सरफेस से जितना ज्यादा फ्लक्स पास होगा वो सरफेस उससे उतना ही ज्यादा अफेक्टेड होगा, और ये इफेक्ट ही तो हमें फाइंड करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें जरूरत इसी की पड़ती है। अब के सेकेंड के सेकेंड के सेकेंड के सेकेंड क्या बोला, के सेकेंड में बोला व्हेन सरफेस परपेंडिकुलर फ्रॉम फील्ड, यदि सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है तो भैया देखिए जरा, ये तो हो गया आपका फील्ड ई, और सरफेस ये हो गया, सरफेस ये हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, हम इस तरफ हैं तो इस तरफ, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, एंगल तो 180 का होता है ना, और इस तरफ एंगल 0 का होता है। 180 की वैल्यू -1, 0 की वैल्यू 1, न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, केवल यहां याद रखना न्यूमेरिकली वैल्यू हो रहे हैं, तो हम इसे एक बार में 0 ही मान लें, क्योंकि 0 और 180 दोनों के लिए 1 ही होता है, एक का -1 एक का 1, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। अरे यार थीटा आप समझने के लिए 180 कर लो, 180 का -1 होता है, किसी से कहना मत। फाई इज इक्वल टू ई एस, हम तो cos 0 लिख के सॉल्व करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस, यानी ये मैक्सिमम आपको पता है, यदि माइनस साइन भी लग जाएगा तो भी मैक्सिमम होगा। तो जब भी कोई सरफेस किसी फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होता है। ये बता दो तुम लोग जमाने को कि ऐसा होता है, क्लियर है। चलिए अब जमाना यूज करेगा इसका कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अपने दिमाग में एरिया वेक्टर घुमा लो, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, अपने दिमाग की वेक्टर निकाल लो तो एरिया वेक्टर हो जाता है। अब ये जो इधर डब्बा डब्बी बना के रखे थे ना, ये डायग्राम असल में हमसे बनते नहीं है, इसलिए हमने पहले से ही बना के रखे हुए। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फाई ई की बात कर रहे हैं, और फाई ई में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं यहां पे, और ये है वो न्यूमेरिकल। इसके हर सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां से ई वेक्टर जा रहा है, तो हर सरफेस से फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। टोटल फ्लक्स फाइंड करने में भी आपको एक बड़े अच्छे ज्ञान की बात मिलेगी, विज्ञान की बात मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला सरफेस ले रहा है, ये वाला A D E F,
हम बनाते भी जा रहे हैं ना, फिर मिटाते भी जाएंगे उसे। तो हमारा ये वाला सरफेस था और इसका नाम क्या था, ए डी ई और एफ, ये आपका फील्ड है। तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा और एरिया वेक्टर जब इस तरफ होगा तो अब हम न्यूमेरिकल नहीं, अब हम पूरे की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट से हमने यहां पे सरफेस कौन सा लिया, सरफेस हमने लिया ए डी, फाई ऐसे लिख दें, फाई ए डी ई एफ इज इक्वल टू, देखो भैया एक और बात इन्होंने दी हुई है, ए साइड दी है, बी सी इज इक्वल टू बी दी है और ए बी इज इक्वल टू ए दी है, ए बी इज इक्वल टू ए कोई भी यूनिट, बी सी इज इक्वल टू बी दी है। तो जरा बताओ तो जरा ये आपको बी सी, ये तो बी दी हुई है और ए वाली कोई बात नहीं है। तो आप जरा इस ट्राइंगल का यूज कर लीजिए, ट्राइंगल का यूज कर लिए तो ये साइड निकल आएगी। तो देखो ना भैया परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा, यानी एफ इज इक्वल टू आपकी ए साइन थीटा हो जाती है। और एरिया हमें लेना होता है, तो ई तो फील्ड हो ही गया ई, और एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा इंटू बी और कॉस 180 और फाई ए डी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए बी, कॉस 180 का -1 होता है, ई ए बी साइन थीटा। ये हमारे पास पहला एक सरफेस आ गया। अब सेकंड सरफेस जो हम निकालना चाह रहे हैं वो सरफेस है आपका ए डी सी बी। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ये है, ये है, ये है और ये है। आपको पता है ये वाला एंगल थीटा है, फील्ड ये जा रहा है, फील्ड ये जा रहा है, तो फील्ड का भी परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये हो जाएगा। आपको पता है ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। यहां से भी लेंगे तो थीटा ही होगा ना, ये और ये थीटा है, ये और ये थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी ये आपका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। तो यहां पे हमारे पास फाई ए डी सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई, लेंथ है ए, ये है बी, ई ए बी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी फाई ए डी सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा होता है ना, ई ए बी साइन थीटा। ये हमारे पास सेकंड आ गया। ये थोड़ा सा लंबा बन गया, इसे ऐसा कर लो, कलर भी चेंज कर सकते हैं अपन। अब हम थर्ड की बात करते हैं। ये फर्स्ट की बात थी, ये सेकंड की बात थी, अब आप थर्ड की बात करिए। थर्ड में हमारे पास दो हैं, देखिए आप जरा थर्ड को समझिए, यही करते हैं यहाँ नीचे। ये आपका फील्ड है और एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, दोनों सरफेस, ये सरफेस है ना, दोनों सरफेस इस फील्ड के पैरेलल हैं। और जब सरफेस पैरेलल होता है तो यहां पे फाई निकालेंगे, फाई ए एफ बी, ये भी 0 होगा। और 4 नंबर पे यदि फाई डी ई सी निकालेंगे, ये भी पैरेलल होगा, क्योंकि वो ऐसा रखा है और यही फील्ड गया है और सरफेस, ये सरफेस ऐसा था इसलिए एंगल लिया, वो ऐसा है तो पैरेलल है। तो अभी थोड़ी देर पहले तो किया यार, इतनी जल्दी मत भूला करो। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल
टोटल फ्लक्स, ये जीरो, ये जीरो, ये बी साइन थीटा माइनस ये बी साइन थीटा, इन्हें ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स पाई इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी सरफेस में जितनी लाइन आप फोर्स इंटर करती हैं उतनी ही लाइन आप फोर्स एग्जिट करती हैं, तो टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो जीरो हो जाता है। देखिए तो भैया कि जब यहां से जो फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, अब वो प्लस माइनस की बात करते हैं, ये एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस 180। ये बाहर निकला तो यहां पे ये सरफेस एरिया होगा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस जीरो। आप देखिए जरा, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 तो माइनस ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू जीरो, यानी टोटल फ्लक्स जीरो हो जाता है। ये फ्लक्स को इनवर्ड जो फ्लक्स होता है इसे नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं, जो कि उसके अंदर की तरफ जाता है, और ये फ्लक्स आउटवर्ड होता है, ये फाई कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इनवर्ड और आउटवर्ड टोटल फ्लक्स जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाता है, परंतु इसके लिए यूनिफॉर्म सरफेस की बात होती है। अब यहां पे हमने 3 और बब्बा बनाए हुए हैं, इन तीनों की बात हमें और कर लेनी चाहिए। देखो भैया, जितने फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर होगा, फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बाहर मान ही निकल रहा है, ये इधर से जा रहा है तो ये ऐसा निकल रहा है, तो एक सर्किल हो गया, यही सरफेस एरिया हो जाएगा, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये पूरे उससे निकल रहा है, ये यहां से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, तो ये स्पेयर हो जाता है। स्पेयर का हाफ, हेमी स्पेयर का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी ऐसे हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे पता कर लिया करो आप फ्लक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से पहले एक और चीज की बात कर ली जाए, वो एक क्लोज सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है, बराबर ली जाती है। वो हाइपोथेटिकल सरफेस भी हो सकता है, वो हम चूज करेंगे, वो हम बना लेंगे। परंतु गॉस थ्योरम केवल किसके लिए सही है, ये है ओनली फॉर क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस को एक और वर्ड बोलते हैं, वो है गॉसियन सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है, उसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं या क्लोज सरफेस बोलते हैं। देखें तो भैया कैसे वो क्लोज सरफेस निकालें। मान लो हमारे पास ये कोई चार्ज है Q, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और इस पे हमें ऊपर में रखा है। अब हमें क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। सोचिए, इतनी दूरी पे चारों तरफ कहीं पे भी ये P रखा हो, उस पर इंटेंसिटी बराबर होगी कि नहीं, ऊपर भी और अंदर भी, या पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, ये चारों तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, तो एक स्पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्पेयर बन जाएगा। और वो जो स्पेयर होगा, स्पेयर ऑफ रेडियस r, ये बनेगा आपका गॉसियन सरफेस। यानी यदि हमारे पास पॉइंट सोर्स होगा तो उसके चारों तरफ एक स्पेयर बना दें, रेडियस इक्वल होगी, तो इस पूरे सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी। एक और बात मैं इसकी आपको बता दें, किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से नॉर्मल ड्रा करना है तो उसे सेंटर से मिला के सब भूल जाइए। इस पॉइंट पे नॉर्मल ये है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, वाह चारों तरफ 90 डिग्री। आपको किसी भी स्पेयर या सर्किल से किसी पॉइंट से यदि आपको नॉर्मल ड्रा करना हो, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो उस पॉइंट को उठाइए और उठा के सेंटर से मिला दीजिए। ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट का। तो ये हमने
एक और ज्ञान की बात आपने ली। और अब एक और बात, यदि मान लो हमारे पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। अब हमें फिर इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना है। लाइन चार्ज को कवर करने के लिए सिलेंडर बन जाता है भैया, ये बना लीजिए आप एक सिलेंडर, ये। परंतु सिलेंडर में तो 3 सरफेस होते हैं, S1, S2 और S3। अब चूंकि ये लाइन चार्ज है, लाइन ऑफ फोर्स ये निकल रही हैं, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, तो ये एंगल 90, तो यहां का फ्लक्स तो 0। ये इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये 90, तो इसका तो φS1 भी 0 होगा। तो ये दोनों गॉसियन सरफेस है नहीं, क्योंकि पैरेलल है भैया। इससे बराबर डिस्टेंस पे ये कर्व सरफेस है, और जो कर्व सरफेस है, इसी सरफेस को हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। यह सरफेस निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गॉसियन सरफेस होगा। तो ऐसे हम गॉसियन सरफेस जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम करते जाएंगे, और ये गॉसियन सरफेस बनाते जाएंगे। और गॉस थ्योरम, तो अब हमें गॉस थ्योरम, अब वक्त आ गया है कि हम गॉस थ्योरम पढ़ लें। तो आपको पता तो पहले ही लग गया है कि ये गॉस थ्योरम किसके लिए होती है। गॉस थ्योरम ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो क्या बोला, ये बोला गॉस ने 1/ε0 इंटू क्यू। ε0 का पूरा वीडियो डला है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी किसी सरफेस से नहीं, फिर गलती, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज द सरफेस। उस गॉसियन सरफेस पे जितना चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स कर दो तो फ्लक्स निकल आता है। ये है गॉस थ्योरम पर क्लोज सरफेस। हम दो तरीके से इसे प्रूव कर लेते हैं। 2 तरीके से प्रूव क्यों किया, उसके लिए भी एक रहस्य है। ये रहस्य हम आपको समझाएंगे बाल को। सबसे पहले हमारे पास Q एक चार्ज है, Q इज इक्वल टू हमारे पास पॉइंट चार्ज है, और ये हमारे पास एक पॉइंट P है, ये इससे कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। P हमारे पास क्या हो गया, P हमारे पास हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पे हम ऑब्जर्व करते हैं। वो तो ओपन में रखा हुआ, क्लोज सरफेस बनाओ। क्लोज सरफेस बना लिया सर हमने। क्लोज सरफेस ये सर्किल है कि स्पेयर नहीं सर, ये तो स्पेयर है क्योंकि चारों तरफ बनता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस। अब आपको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई एस कॉस थीटा। आपको पता है कि ये चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स कैसी निकलेगी, ऐसी। इस पॉइंट से यदि हमें नॉर्मल ड्रा करना है तो वो भी ऐसे ही जाएगा। तो थीटा हमेशा कितना होगा, थीटा ऑलवेज इक्वल टू 0। एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4πr², और ई कितना हो जाएगा 1/4πε0। ईयर में कर रहे हैं, नहीं तो एप्सिलॉन लिख देते। Q/r², ये पूरी वैल्यू यहां पे रख दो तो आपके सब टेंशन खत्म हो जाते हैं। 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr², एस की जगह रखा, इंटू cos 0 रखा, cos 0 तो आपको पता है 1 होता है, तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, cos 0 1 हो गया, तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू हो गया। इस तरह से हमारे गॉस महाराज की थ्योरम सिद्ध हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। अब फिर से हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 एरिया वेक्टर। अब हमारे पास वो अब्बा डब्बा वाला ऐसा कोई सरफेस है, ज़्यादा ही टेढ़ा आड़ा हो गया, फिर भी हम ऐसे ही बना देते हैं। ये है हमारे पास कोई सरफेस, और ये कितना हो गया ds, टोटल कितना है s। ये आपका वो सॉलिड एंगल हो गया, इस पॉइंट पे हमने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, ये सीधी आगे बढ़ा, इसका एरिया वेक्टर s ds वेक्टर, ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो अब यहां पे डी फाई निकलेगी, पूरा नहीं निकलेगा, छोटा एरिया है तो छोटा फ्लक्स निकलेगा, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ओके, ई की वैल्यू आपको पता है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², रख दीजिए। तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² और ds
कॉस थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख दिया, ds cos थीटा अपान r स्क्वायर अलग लिख दिया। आपको हमारा उद्देश्य समझ में आ रहा होगा। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स पूरा गॉसियन सरफेस से, ये पूरा क्लोज सरफेस से डी फाई निकलेगी, ये हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। और देखिए भैया डी फाई क्या होगी, डी फाई तो फाई हो जाएगी, ओके फाई हो गई है, पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये विधिवत बता दिया गया था कि ds cos थीटा अपान r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई होता है, तो होता है, तो इंटू 4 पाई कर दिया। और जब 4 पाई होता है तो 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, तो फाई इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और ये तो आपकी गॉस थ्योरम थी, है और रहेगी। अब जब गॉस थ्योरम आपने पढ़ ली है, जब आपको पता लग चुका है कि टोटल फ्लक्स उस सरफेस पे जितना चार्ज होता है, इनक्लोज सरफेस के इनक्लोज जितना चार्ज होता है उसका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो फिर हम क्यों ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लें। और वो क्वेश्चन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये था कि हमारे पास एक क्यू है, क्लू नहीं क्यूब है ये, इसके सेंटर पे हमने कोई चार्ज रखा है क्यू, क्यूब है यानी सब सरफेस इक्वल होती हैं, ओके। इसके सेंटर पे रखा है हमने चार्ज क्यू, इसके सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, आपको पता टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स गॉस ने बोला है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू होगा, ये टोटल होगा, परंतु पर सरफेस कितनी सरफेस, 1 2 3 4 5 और 6, आप जिस कमरे में बैठो गिनो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 में बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सरफेस से पास होने वाला Q इंटू 1 अपान 6, हर सरफेस का 1 अपान 6 निकलेगा, एक न्यूमेरिकल हो गया मजाक में। क्या इस चार्ज को इस कमरे में आगे पीछे खसका दे तो क्या ये फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सेंटर में रखा हो, अंदर होना चाहिए, कहीं पे भी हम खसकाते हुए चले जाएं पूरे में, यहां रख दें तो भी 1 अपान 6 इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहां रख दें तो भी 1 अपान 6 इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यही होता है। अब उन्होंने एक काम किया कि इस चार्ज को यहां की जगह यहां रख दिया, क्यू। आप जिस कमरे में बैठ के जे पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके एक कॉर्नर पे देखिए, कॉर्नर या नहीं दिखेगा, एक कॉर्नर पे देखिए आप, कॉर्नर, ये सरफेस 1 2 और 3 सरफेस तो इसके पैरेलल हो जाती हैं, 3 सरफेस पैरेलल हो जाती हैं, तो फाई इज इक्वल टू 1 अपान 3 तो हो ही जाएगा। अब टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं, और एक पे ही रखा है तो बटेगा ना, इंटू 1 अपान 8 हो जाएगा। बाकी तो गॉस थ्योरम है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 1 अपान 24 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। 3 सरफेस पैरेलल हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ना वो, तो 1 अपान 3 किसी भी कॉर्नर पे रखेंगे, 3 पैरेलल हो जाएंगी, फाई 0 होता है, और कितना इधर भी जाएगा, बाहर भी तो जा रहा है ना, इसलिए फ्लक्स कम हो जाएगा सरफेस से। तो 1 अपान 24, ये कुछ इस तरह से हमारे फ्लक्स के न्यूमेरिकल होते हैं। बहुत अच्छे और बहुत ही एनर्जेटिक चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई चीज़ पूछना है तो पूछिए। बाय।